नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार शुक्ल है। इस कक्षा में हम द्विवेदी युग की मुख्य प्रवृत्तियों को संक्षेप में समझेंगे। आप सभी को पता है कि आधुनिक काल का आरंभ भारतेंदु युग से हुआ और उसके बाद द्विवेदी युग का आगमन होता है। द्विवेदी युग एक प्रकार से भारतेंदु युग का पूरक है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतेंदु युग की कुछ प्रवृत्तियों का विरोध करते हुए द्विवेदी युग का प्राकट्य होता है। ऐसे में संक्षेप में हमें भारतेंदु युग की किंचित प्रवृत्तियों का अवलोकन करना चाहिए। मैं आपको केवल 3 प्रवृत्तियों का उल्लेख करूंगा। ये 3 सर्वप्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि खड़ी बोली का साहित्य की केंद्रीय बोली के रूप में उपयोग। आप सभी जानते हैं कि रीतिकाल में साहित्य की केंद्रीय भाषा ब्रज भाषा थी, लेकिन ब्रज भाषा को आधुनिक विचारों और संस्कारों को धारित करने में सक्षम नहीं माना गया। लिहाजा भारतेंदु युग में आते आते साहित्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को अपनाने पर जोर दिया गया। दूसरा है कि भारतेंदु युग से पूर्व गद्य उस प्रकार से विद्यमान नहीं था, उसका अपना कोई संस्कार नहीं था। यह नहीं कह सकते कि भारतेंदु युग से पहले गद्य नहीं था, लेकिन गद्य का संस्कार नहीं था। भारतेंदु युग ने गद्य को संस्कारित तौर पर अपने में आत्मलीन किया। और तीसरा है कि भारतेंदु युग से ही हिंदी साहित्य में आधुनिक विचारों और प्रभावों का प्रवेश हुआ। आपको यह भी समझना होगा इसी के साथ साथ कि भारतेंदु युग में क्या नहीं हो पाया। अभी मैंने बताया आपको कि साहित्य की केंद्रीय भाषा के रूप में खड़ी बोली का उपयोग किया गया, लेकिन वहीं पे साथ साथ काव्य में खड़ी बोली का उपयोग नहीं किया जा सका। यद्यपि भारतेंदु ने खड़ी बोली में कुछ चुनिंदा कविताएं लिखने की कोशिश की, लेकिन जब भारतेंदु खड़ी बोली में कविता लिखने में असफल रहे तो उनके मंडल ने यह स्वीकार कर लिया कि हिंदी में खड़ी बोली में कविता नहीं लिखी जा सकती है। यानी काव्य के और गद्य के स्तर पर परस्पर भाषिक विभेद उत्पन्न हो गया भारतेंदु काल में। दूसरा था खड़ी बोली का मानकीकरण। खड़ी बोली का मानकीकरण भारतेंदु काल में नहीं हो सका। जो लेखक जिस क्षेत्र का था उस क्षेत्र की लोक बोली का आश्रय उसने अपनी खड़ी बोली में अवश्य लिया। जैसे कोई कानपुर का, कोई लखनऊ का, कोई बनारस का, कोई इलाहाबाद का, तो वह उस शहर की क्षेत्रीय बोली का पुट अवश्य खड़ी बोली में लाता था। खड़ी बोली का कोई मानकीकृत स्वरूप नहीं था। और तीसरा है, कई ऐसी आधुनिक विधाएं थीं, कहानी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, ये सब आधुनिक काल के भारतेंदु युग के कलेवर में हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसी पैटर्न पे हमें देखना होगा कि द्विवेदी युग कहाँ सहकारिक तौर पर भारतेंदु युग का समर्थन प्राप्त करता है और कहाँ भारतेंदु युग से अलग प्रवृत्ति धारित करता है। द्विवेदी युग में गद्य और पद्य यानी कविता और गद्य दोनों की भाषा एक हो गई। द्विवेदी जी ने कहा यह अत्यंत हास्यास्पद है कि हम कविता एक भाषा में रचें और गद्य दूसरी भाषा में लिखें। हमें गद्य और पद्य दोनों के लिए समान भाषा और समान रूपरेखा की आवश्यकता है। इस प्रकार से खड़ी बोली पद्य को द्विवेदी युग में व्यापक पैमाने पर स्वीकृति मिली। दूसरा भाषा से ही संबंधित मसला है कि जो अव्यवस्थित खड़ी बोली थी उसका मानकीकरण किया गया। आप सभी को मैं एक तथ्य बताना चाहूँगा कि अप्रैल 1904 की सरस्वती में द्विवेदी जी ने एक लेख लिखा था भाषा और व्याकरण शीर्षक से। यह लेख बहुत विवादित हुआ। बाद में इस लेख के विरोध में ढेर सारे लेख लिखे गए। हिंदी में इस प्रकरण को अनस्थिरता प्रकरण के नाम से जाना जाता है। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल इतना जान लीजिए कि इस अनस्थिरता प्रकरण का हिंदी की खड़ी बोली साहित्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा। खड़ी बोली को किस प्रकार से मानकीकृत किया जाए
यह विचार विमर्श इसी प्रकरण के माध्यम से शुरू हुआ और इसी प्रकरण के माध्यम से हिंदी की खड़ी बोली का मानकीकरण हुआ। तीसरा है कि जो कई आधुनिक गद्य विधाएं थी, याद रखिएगा गद्य विधाएं, उनका भी समावेश द्विवेदी काल में ही साहित्य के अंदर हुआ, जैसे कहानी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण इत्यादि। अब आप यह देखिए कि द्विवेदी युग में जोर किस बात का था। द्विवेदी युग में सबसे पहला जोर तो था भाषा परिमार्जन का, यानी एकदम सरल और सहज भाषा लिखिए। द्विवेदी जी का मानना था कि यदि आपका लिखा कोई पढ़ और समझ ही नहीं सका तो ऐसे में आपका लिखना व्यर्थ हो जाएगा। लिखा हुआ समझ में आए, इसके लिए जरूरी है प्रसाद गुण युक्त भाषा। इसी के साथ साथ साहित्य के आदर्शोन्मुख रूप को भी बढ़ावा दिया गया। आप सभी को पता है कि देश गुलाम था और उस गुलामी की अवस्था में हमारे चरित्र को पुष्ट करने वाला साहित्य अत्यंत अनिवार्य सा प्रतीत हो रहा था। उसी आवश्यकता की पूर्ति द्विवेदी युग के साहित्य द्वारा की गई। तीसरा है राष्ट्रीय हितों को समझने की कोशिश। आप सभी को पता है कि भारतेंदु काल से ही अंग्रेजों की चाल और अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को समझने की शुरुआत हो चुकी थी। अंग्रेज साज सुसाज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। लेकिन वहाँ पर एक खास किस्म का दुचित्तापन था। देशभक्ति और राजभक्ति के बीच का द्वंद्व था। द्विवेदी युग में वह द्वंद्व समाप्त हो गया, देशभक्ति बची और अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति का लोप हो गया। तीसरा है, माफ़ कीजिएगा, चौथा है कि नवीन विचारों को, और इसे आपको बहुत गहराई से समझना होगा कि जो हिंदी में नवीन विचार आ रहे थे और नवीन रूप आ रहे थे, उनको लाने का श्रेय अनुवाद को दिया गया और अनुवाद की महत्ता नवजागरण के उद्भव और विकास में स्वीकार की गई। ऐसा नहीं था कि भारतीय युग में नहीं स्वीकार की गई थी, भारतीय युग में भी स्वीकार की गई थी, किंतु द्विवेदी काल में आते आते यह प्रवृत्ति और व्यापक स्तर पर पल्लवित हुई, अनुवाद को और भी अधिक महत्ता मिली। इस प्रकार से आज हमने द्विवेदी काल की मुख्य प्रवृत्तियों को समझा और जाना। अगली चर्चा में हम इन सभी विशेष प्रवृत्तियों की अलग अलग विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।